नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज़ आदि अचिंत। मेटा के जो मेन क्या नाम है उनका मार्क ज़करबर्ग ने जो कल परसों में जो चीज़ें बोली हैं, उससे भारत में कहीं कहीं बहुत-बहुत आग लगनी शुरू हो चुकी है। क्योंकि देखिए ये जो उन्होंने बड़ा क्लियरली बोला कि साहब अभी तक जो हम फैक्ट चेकर्स पे रिलाई करते थे, अपने कंटेंट को रेगुलेट करने के लिए ये गलत था। अब चक्कर क्या था? मैं आपको ये ज़रा बताता हूँ। चक्कर ये था कि जब जब फेसबुक के ऊपर प्रेशर डाला गया अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, ग्लोबल एंगेजमेंट सेंटर की तरफ से 2014-16 के बीच में, क्योंकि दुनिया के अंदर क्या हो रहे थे, पॉपुलिस्ट सरकारें आनी शुरू हो चुकी थी। इनको सबसे बड़ा झटका लगा डोनाल्ड ट्रंप का, उसके बाद ऑब्वियसली झटका लगा था 2014 में 2 साल पहले जब मोदी जी और काफ़ी सारे लोग आए थे जो नेशनलिस्ट एक आवाज़ लेके आए थे और अपने देशों को रियूनाइट करने की कोशिश कर रहे थे, अपने देशों को प्रोग्रेस करने की कोशिश कर रहे थे और जो लेफ्टिस्ट एस्टेब्लिशमेंट का जो होल्ड था इन देशों के ऊपर, उसको पूरी तरह से तोड़ के ये लोग सामने आए। ये इनको डर था कि यार अगर ये चीज़ें सामने आ गई और ये नेशनलिस्ट सरकारें आगे चल पड़ी तो इनका पूरा जो कंट्रोल है, जो सैकड़ों साल से इन लोगों ने लगा रखा है, वो पूरा टूट जाएगा। तभी आप देखेंगे नेशनलिस्ट जितने भी लोग थे उनको ये अथॉरिटेरियन, डिक्टेटर कि भई कॉन्स्टिट्यूशन फेंक देगा, कभी ये कर देगा, कभी वो कर देगा, ऐसे-ऐसे नैरेटिव से इन लोगों ने खेला है। यहाँ तक बाहर ही नहीं, अपने देश के अंदर भी इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी यही चीज़ करी जो एक नेशनलिस्ट है। बाकी यू कैन से व्हाटएवर यू वांट बट ही इज़ अ स्टॉन्च यूएस नेशनलिस्ट है, इसमें कोई डाउट हमको नहीं है। तो ये चीज़ें हमने देखी और जिस तरह से इन लोगों ने उसके बाद धीरे-धीरे करके इनको रियलाइज़ हुआ कि यार सोशल मीडिया स्पेस को पहले हम लोग सर्वेल करते थे और लोगों का डेटा लेते थे, अब इसको ज़रा कंट्रोल करना पड़ेगा। 2008-9 के बाद ऑलरेडी कंट्रोल्स इन लोगों ने लगाने शुरू कर दिए थे, लेकिन 2014 तक इनके कंट्रोल का पूरा एसओपी और चीज़ें सब कुछ रेडी थी। यहाँ पर एक सेंटर बनाया गया जिसका नाम था ग्लोबल एंगेजमेंट सेंटर जो नेशनल एंडाउमेंट ऑफ डेमोक्रेसी के साथ काम करता था, जो स्टेट डिपार्टमेंट के साथ काम करता था और स्टेट डिपार्टमेंट का एक भाग था। इनका कहना ये था कि साहब जब ये बनाया था कि ये पूरी तरह से एक ऑर्गेनाइज़ेशन जो बनाई है, जो आईसिस का जितना प्रोपेगेंडा है, उसको काउंटर करने के लिए कि लेकिन अगर आप एक ऑर्गेनाइज़ेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर बना लेते हो, तो उसको रीडायरेक्ट करना बड़ा ईज़ी होता है। आईसिस से आपने कीवर्ड्स एक्सपैंड करे और उसके बाद लोगों को जहाँ पे भी नेशनलिस्ट चीज़ें वो बोलते हैं और जिस चीज़ के ऊपर आपका टारगेट होता था, उनके ऊपर आप सेंसरशिप्स डालना शुरू करते थे। ये चीज़ ऑब्वियसली चलती रही लेकिन 2019 के बाद जब यहाँ पर मोदी साहब और कई और जगहों पे इनको झटके लगे लगे और 2020 में जब कोविड आया, कोविड में जब लोगों ने पुशबैक करना शुरू करा, लोगों ने चाइना के ऊपर उँगली करनी शुरू करी, लोगों ने वैक्सीन्स के ऊपर सवाल पूछने शुरू करे, इन लोगों ने बैनिंग शुरू करी। इन लोगों ने एक्टिव बैनिंग शुरू करी। यहाँ तक कि मार्क ज़करबर्ग ने एक पॉडकास्ट में बताया कि साहब इनको गवर्नमेंट की तरफ से फ़ोन आते थे और लोग चिल्लाते थे इनके ऊपर कि आपने अभी तक ये सी चीज़ें चीज़ें बैन क्यों नहीं करी हैं। यहाँ तक कि उनको बोला गया था वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में जितने भी पोस्ट हैं उनको आप ज़रा रिमूव करिए और जो लोग भी इनको लिख रहा है उनको पूरी तरह से बैन करिए। तो इस हद तक जाके ये सोशल मीडिया को कंट्रोल करना चाहते थे, लेकिन ऑफ कोर्स एक जो गड़बड़ हुई वो बीच में इलॉन मस्क ने आके ट्विटर खरीद लिया। जब ट्विटर खरीद लिया तो हुआ क्या कि भई जो जितना भी ये लोग सेंसरशिप करते थे वो तो ट्विटर में से हट गई। ट्विटर इज़ अ ग्लोबल जो बोलते हैं मार्केट प्लेस जहाँ पर लोग आके अपने ख़्याल रखते हैं, एक-दूसरे से लड़ते हैं, एक-दूसरे से सपोर्ट करते हैं, सब कुछ करते हैं। सो दैट्स व्हाट हैपेंस ऑन ट्विटर और दुनिया भर की खबरें आपको उसके ऊपर मिलेंगी। नाउ व्हेन समथिंग लाइक दैट हैपेंस दुनिया में सबने बोलना शुरू करा ऑल्दो अभी भी काफ़ी बायस है ट्विटर बट जहाँ तक जितनी हालत पहले खराब थी, उससे तो कहीं बेहतर है। तो फ यहाँ पर मेटा में ट्विटर ने एक चीज़ शुरू करी जिसका नाम था कम्युनिटी नोट्स कि भई कम्युनिटी बताएगी कि ये जो पोस्ट है ये ठीक है कि नहीं है, तो कम्युनिटी के अंदर आप रेटिंग्स कर सकते हो, आप उनके ऊपर चीज़ें लिख सकते हो, तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो अभी ये रिसेंटली जैसे-जैसे करके ये ट्रम्प का जो इलेक्शन हुआ और उसको काफ़ी हद तक अमेरिका बोलता है कि भई ट्विटर के हद में हुआ, अगर ट्विटर नहीं होता तो कभी भी इलेक्शन हो नहीं पाता। तो जैसे-जैसे ये चीज़ें हुई, जैसे मैं आपके साथ बहुत बारी बताया कि भई डीप स्टेट धीरे-धीरे करके जो टेक डीप स्टेट है, वो शिफ्ट करना शुरू हुआ। वो शिफ्ट करना शुरू हुआ तो अब हर किसी ने अंदर देखने की कोशिश करी कि यार मैं क्या कर रहा था? और मार्क ज़करबर्ग को प पता तो पूरा होगा कि वो कर क्या रहा था बट इन एनी केस उन्होंने जो बोला कि भई ये जितने भी फैक्ट चेकर्स हैं, हमने उनको हटा दिया है क्योंकि एक एक बायस की तरफ से वो काम करते थे। इनको सडनली रियलाइज़ हुआ होगा, चलिए ठीक है, हैप्पी रियलाइज़ेशन कोई बात नहीं। अब इसी तरह से न बहुत सारे फैक्ट चेकर्स इंडिया में भी निकले जब मेटा ने अपना गेम खेलना शुरू किया था 2014-16 के अंदर और उनको उनको फंडिंग डायरेक्टली मेटा से मिलती थी या इनडायरेक्टली
मेटा रिलेटेड कंपनीज या स्टेट डिपार्टमेंट रिलेटेड एनजीओ से मिलती थी। नाउ एक बिगेस्ट एक्सिस्टेंशियल थ्रेट है बाय द वे दैट मेनी फैक्ट चेकर्स विल हैव टू कंटेंड विद, क्योंकि जिस तरह से अगर ये पूरी दुकान अगर वहां पे बंद हुई तो इसका इम्पैक्ट दुनिया भर में जाएगा। और मार्क जकरबर्ग ने बड़ा क्लियरली बोला कि वी विल गेट बैक टू आवर रूट्स एंड रिड्यूस, अपनी जो गलतियां थी उसको हम दोबारा देखेंगे, रिड्यूस करेंगे, और हम जितने भी फैक्ट चेकर्स हैं और उनके पूरा भी इकोसिस्टम है उसको हटाने की पूरी कोशिश करेंगे। अब देखिए फैक्ट चेकर्स का क्या है कि भाई जो काफी सारे इंडियन एंटिटीज में भी जैसे मैंने आपको बताया है, एंड मीडिया थर्ड जो मेटा का थर्ड पार्टी फैक्ट चेकिंग प्रोग्राम है उसके साथ ये लोग कनेक्टेड है। यहाँ पर एक नेटवर्क है जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल फैक्ट चेकिंग नेटवर्क, IFCN। और ये फैक्ट चेकिंग नेटवर्क बनाया गया जो आके अलेजिडली आपके ऊपर एक रिव्यू करता था, सब कुछ चीजें देखता था कि आप ठीक ठाक हो, नॉन बायस हो सबसे ज्यादा। दैट वाज सपोज टू बी, मेरा वर्ड बड़ा ध्यान से सुनिएगा, सपोज टू बी द बॉटम लाइन। अभी इस तरह के 12 फैक्ट चेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं भारत के अंदर, जिनको मेन स्ट्रीम पब्लिशर्स भी हैं, पीटीआई है, एएफपी है, इंडिया टुडे है, फैक्ट चेक है, इंडिया टुडे फैक्ट चेक है, क्विंट है, और काफी सारे और छोटी ऑर्गेनाइजेशन भी हैं। आप बोलेंगे आदि एक एक हमारे जो फैक्ट चेकर भाई साहब हैं उनका नाम क्यों नहीं है? भाई उनका नाम इसलिए नहीं है क्योंकि 2019 के बाद उनके अंदर थोड़े गड़बड़ चल रहे थे। जो उनके ओनर्स हैं प्रतीक सिन्हा और काफी सारे, ये एक्चुअली इनका कुछ पता चला कि दे वर एसोसिएटेड विद द पॉलिटिकल पार्टी। अब वो हो नहीं सकता, आईएफसीएन का जो प्रिंसिपल्स हैं उसके उसके अगेंस्ट ये जा नहीं सकते। तो ये जब जा नहीं सकते तो फिर गड़बड़ हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है तो फिर दे आर नॉट एबल टू रिक्रेडिट देमसेल्व्स। तो काफी कुछ है अगर आप देखेंगे देश के अंदर जो आईएफसीएन के कोड में अभी भी वेरीफाइड सिग्नेटरीज हैं, उनकी वेबसाइट पे जाके देखेंगे, एक बूम लाइव करके है, काफी बकवास करता है वो भी। डिजिटल फोरेंसिक्स रिसर्च एंड एनालिसिस सेंटर, डीजीआई, फैक्टली मीडिया रिसर्च, फैक्ट क्रेसेंडो, फर्स्ट चेक, इंडिया टुडे फैक्ट चेक, न्यूज मोबाइल, न्यूज चेकर, न्यूज मीटर, बहुत सारे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। तो ये रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जो ये चीजें करते हैं। हमारे भाई साहब रजिस्टर दोबारा हो नहीं पाए तो वहां पर अपना अभी इंडिपेंडेंट फैक्ट चेकिंग करते हैं, और इनकी फंडिंग वंडिंग ये सब चीजों के बारे में तो सबको पता है। लेकिन देखिए अगर ये पॉलिसीज, अगर क्या मतलब जब ये पॉलिसीज भारत के अंदर आएंगी तो ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके सबके ये जो मेन एक ग्लोबल बॉडी है आईएफसीएन से, इनके टाइज टूट जाएंगे। क्योंकि आईएफसीएन अगर खुद रैप अप होने वाला है तो यहाँ पर ये लोग एफिलिएशन करके क्या करेंगे? ठीक है, अमेरिका फर्स्ट लीगल ने ये चीज बताई कि भाई 2023 के अंदर जब चीजें ये ग्लोबल एंगेजमेंट सेंटर का जब ये बात चल रही थी, जैसे मैंने आपके साथ रिपोर्ट किया था कि 15 दिसंबर को उनकी फंडिंग खत्म हुई और 25 दिसंबर को वो रैप अप किया गया। रैप अप तो किया गया लेकिन अभी भी उसके टेंटिकल्स हैं वो चारों तरफ हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे हमारे जैसे चैनल्स को काफी हद तक सप्रेस भी किया जाता है। तो ये अभी भी पूरी तरह से गया नहीं है, लेकिन धीरे-धीरे करके टूटना ऑब्वियसली शुरू हो चुका है, एंड दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। काफ़ी इनमें से जो फैक्ट चेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये कनेक्टेड हैं एक पॉइंटियर इंस्टीट्यूट की तरफ से, जो बाय द वे पॉइंटियर इंस्टीट्यूट अगर आप देखेंगे मैक्सिमम फैक्ट चेकर्स इन इंडिया कनेक्टेड विद देम। एंड जो एक टैंपा बे टाइम्स का ओनर है, बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन, सेम ऑर्गेनाइजेशन है, और हिलरी क्लिंटन के 2016 के प्रेसिडेंशियल कैंपेन के साथ कनेक्टेड है। तो ये तो हालत है, कितने सारे मेरे जैसा बंदा जो एक गूगल करके एक बारी पूरा नेटवर्क इनका निकाल के देख सकता है, तो आप सबको समझ में आना चाहिए हाउ ओपन द कनेक्शंस आर। तो अगर ये पूरा नेटवर्क मेटा की तरफ से टूटेगा तो सबसे बड़ी इम्पैक्ट क्या होगा कि इनकी इनका बेसिकली क्या होता था, ये फैक्ट चेकर्स क्यों रिलाई करते हैं मेटा के ऊपर? क्योंकि मेटा पे ही ये अपनी वेबसाइट का ट्रैफिक ढूंढते हैं। सो वेबसाइट पे जो मोनेटाइजेशन होती है उसका ट्रैफिक सारा आता है मेटा पे, तो ये मेटा से एड्स वैड्स करते हैं और वहां से अपने आप को प्रमोट करके इस तरफ लेके आते हैं। तो अगर फैक्ट चेकिंग का पूरा गेम ही मेटा गायब कर देगा तो ये प्रमोट कैसे करेंगे और किस तरह से इनके पास ट्रैफिक आएगा और किस तरह से इनकी जो वैलिडिटी बनी हुई है वो कैसे चलेगी? तो ये बड़े-बड़े सवाल हैं। लेकिन मेरा एक ही सवाल है साहब, ये तो छोटा एक पार्ट है। ये इकोसिस्टम पे भारत में जो 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 एक दबाव बनना है और जिस तरह से एक अटैक होना है, ये शुरू तो हो चुका है, लेकिन इसकी जो बमबारी है वो कब शुरू होगी? ये देखने वाला गेम होगा, क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा खेल रहेगा। आप सबको पता है कि कुछ फैक्ट चेकर्स की तरफ काफ़ी एलिगेशंस हैं, मैं बड़ा क्लियरली बोल रहा हूँ। जिनके ऊपर एलिगेशंस हैं, काफ़ी उल्टे काम करने की, काफ़ी सारी चीज़ों के अंदर केसेस में इन्वॉल्व्ड हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज व्हिच आर देयर विद दिस, क्योंकि ये अपने आप को तो भैया दूध से धुला बोलते हैं, बाकी सबको बेवकूफ। तो ये गेम है, लेट्स सी हाउ दीस फैक्ट चेकर्स इन इंडिया गेट इम्पैक्टेड, और ये गेम कैसे खुलेगा, क्योंकि अगर ये इनकी डब्बा हो गया बंद, तो आप सोचें जो ऑपोजिशन का एक जो इकोसिस्टम है वो पूरी तरह से अब
टूटना शुरू करेगा। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है। मोस्ट इंपोर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थोड़ी देर में मिलते हैं हम लोग अभिषेक तिवारी जी से, जहां पर मैं थोड़े बड़े सवाल पूछने वाला हूं उनसे पॉलिटिक्स के बारे में। तो जरूर ज्वाइन करेगा 3:15 बजे, सॉरी 3 बजे उस शो के लिए। और रात को हम मिलेंगे राजा मुनीब साहब से, जहां पर हम अपने फेवरेट नामुल्क की बात करेंगे जिसका नाम है पाकिस्तान। तब तक जय हिंद, जय भारत।